से इट वाज दैट फॉर्मूला जो हम डिराइव कर रहे थे कि ये कर्व सरफेस है और प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से रे आ रही है, फिर रे यहाँ जा रही है, फिर यहाँ पे सेंटर होगा. वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और मैंने आपको समझाया था कि हमने साइन क्यों रखा. हमने साइन इसलिए रखा जिससे हर पर्टिकुलर केस का फाइनल फॉर्मूला सेम टाइप का बन जाए. दैट सेम टाइप इज म्यू 2 अपॉन वी, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू is equal to mu 2 minus mu 1 upon r. Sometimes in different books you'll find different kind of derivation. Different kind का बस इतना सा फर्क होगा, जहां मैं mu 2 लिख रहा हूं कई बारी बुक वाले वहां पे mu 1 लिखते हैं. क्योंकि आपको एक बात बोली है, जो मैंने डेरिवेशन करवाए उन डेरिवेशन के हिसाब से जहां पे हम होते हैं, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट होता है उसको मैंने हमेशा mu 1 बोला, और जहां रे जा रही है उसको mu 2 बोला, irrespective of whether it is the denser side or rarer side or concave side or convex side or real object or virtual object or anything the case may be. But in all the cases we have taken mu1 as that medium where actually object lies. This is our consideration in this particular formula. अगर किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ते हो और बुक का ऑथर आपको डिफरेंट टाइप से चीजें देता है, जैसे कई बुक के ऑथर ने क्या करा हुआ है कि वो रेयरर को हमेशा mu1 बोलते हैं और डेंसर को हमेशा म्यू 2 बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी हो. अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा ये जो फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है ये बदल जाएगा. मेरे में जहां म्यू 2 लिखा है हो सकता है उसमें म्यू 1 आ जाए, यहाँ पे म्यू 2 आ जाए. टाइप सेम होगा, बस थोड़ा सा बदलाव होगा. म्यू 1 की जगह म्यू 2 हो जाएगा, म्यू 2 की जगह म्यू 1 हो जाएगा. सो बी केयरफुल. बी केयरफुल कि ये फॉर्मूला किन कंडीशन में हमने डेराइव करा, जहां ऑब्जेक्ट है वहां म्यू 1, जहां रे जा रही है वहां पे म्यू 2. एंड ये फॉर्मूला जब हमने डेराइव करा तो हम साइन ऑलरेडी एक बार रख चुके हैं. जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार फिर से साइन हमें रखना होगा टू गेट द करेक्ट वैल्यू. ये इतना चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये वार्निंग है, इसको ध्यान रखना. नाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन अ फॉर्मूला कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला. So what is actually this? लेंस मेकर्स फॉर्मूला का मतलब है लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला. एक ऐसा फॉर्मूला जो लेंस को बनाता है. एंड यस एग्जैक्टली, जो इसका नाम समझ में आ रहा है इसका काम भी बिल्कुल वही है. ये लेंस को बनाता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता, बट मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए ये लेंस को बनाता है. सो दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि सपोज करो हमारे पास एक कोई भी लेंस है, एक ऐसे वाला लेंस है, ये ऐसे वाला लेंस है और इसके ऊपर रे फॉल होती है. इमेजिन करो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे ऑब्जेक्ट लाई करता है और रे इस वाले सरफेस पे ऐसे कुछ फॉल होती है. एक लेंस के ऊपर 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार. अगर हम कंपेयर करें इस वाले केस के साथ तो हम क्या देखेंगे, इसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था, रे फॉल होती थी और बस रिफ्रैक्ट हो जाती थी, कहानी खत्म. मैं फिर से बोल रहा हूं, रे फॉल होती थी और रिफ्रैक्ट हो जाती थी, कहानी खत्म. यहां कहानी खत्म नहीं है. रे आएगी, रिफ्रैक्ट होगी, देन अगेन रिफ्रैक्ट होगी एंड देन फाइनली इमेज बनेगा. सो वी हैव रिफ्रैक्शन ट्वाइस ऑन दैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो इमेजिन दैट इट इज mu1, it is also mu1 because both are surrounding. ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है, और ये मीडिया है, वो मीडिया जिसका ये लेंस बना हुआ है, सपोज इज mu2. नाउ व्हाट डू वी हैव कि हम इस पे एक नॉर्मल लाइन प्लॉट करते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और ये होगा नॉर्मल. ये नॉर्मल होगा, मींस रे यहां से आ रही है, सरफेस पे गिर रही है जहां पे ये नॉर्मल है, और लाइट रे कहां से आ रही बेटा, मान लो ये सराउंडिंग रियरर का बना है. हम यही मान के चलते हैं ना जनरली कि हमने चश्मे पहन रखे हैं, हमने ग्लासेस पहन रखे हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेस पहन रखे हैं हमने, और हमने जो लेंस यूज कर रखा है वो हवा में है, हमारी आंखें पीछे होती है ना, आईज भी एयर में है, आईज के आसपास एयर होती है, और यहाँ भी एयर है, और बीच में हमने ये स्पेक्स में जो ग्लासेस लगे हैं ये वो हैं. सो रे आती है एयर से, फिर जाती है डेंसर की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ हल्की सी बेंड होगी, लाइक ऐसे कुछ. एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, एक बार हो गया, दोबारा से इस वाले सरफेस पे भी एक और नॉर्मल होगा, दिस इज कॉल्ड सेकंड नॉर्मल, n2. ये n2 होगा.
अभी लाइट रे जब इस वाले सरफेस से बाहर जाने की कोशिश करेगी तो ये हल्का सा नॉर्मल से दूर हटेगी, क्योंकि हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं, रेयरर टू डेंसर, नाउ डेंसर टू रेयरर. So it will move slightly away from the surface and like this. So image has formed. This is image. जो डायग्राम मैंने दिखाया उसमें object is real, image is also real, and refraction is happening twice. अब इस रिफ्रैक्शन में होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूं. जैसे ये रे यहां पे आई और रिफ्रैक्शन हुआ, तो मैंने इस वाले सरफेस से पूछा, केवल इतने से पूछा कि एक बात बताओ ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो बोलेगा सर ओ पे है. मैंने बोला इमेज कहां पे है, तो एक बच्चा बोला आई पे है. मैंने बोला बेटा आई पे नहीं है, आई पे तो तब होगा ना जब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा. केवल इससे पूछते हैं, केवल इससे. तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा सर अगर मैं दूर तक होता, दूर तक होने का मतलब अगर ये बाउंड्री ना होती, अगर मैं दूर तक होता ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे, अगर मैं दूर तक होता तो क्या होता, तो रे यहां से आती, यहां टकराती, और शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद यहां मिल जाती. So what is I1? According to diagram, I1 is the image for first refraction. फर्स्ट रिफ्रैक्शन में हम क्या मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पे बाउंड्री खत्म ना हुई होती, ये मीडियम दूर तक होता, तो यहां से रे जाने के बाद कहां मिलती, आगे मिलती. सो I1 क्या चीज होता, I1 इमेज होता. ओ क्या चीज होता, ऑब्जेक्ट होता. बहुत ही अच्छी बात है. सो हम कह सकते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग P1 मानते हैं, ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू OP1, और इसको हम जनरली U मानते हैं. OP1 इज इक्वल टू U. ध्यान देना मैं साइन नहीं रख रहा. साइन क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि जब हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव करा था तो मैं एक बार साइन रख चुका हूं. अब हम साइन फाइनली रखेंगे जब लेंस के फॉर्मूला बन जाएगा, उसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब साइन रखेंगे. मैं दूसरी बार, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फॉर्मूला. इसको डिजाइन करते टाइम मैं साइन नहीं रख रहा. सो मैंने क्या बोला, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज OP1 इक्वल टू U. परफेक्ट. और इमेज डिस्टेंस इज P1 I1 इज इक्वल टू, इसको हम V1 मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं. P1 I1 को मैंने V1 कह दिया. परफेक्ट है. और लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सॉरी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है μ2 अपॉन V. याद करो, अब V नहीं बोलेंगे हम, इसमें V1 बोलेंगे. V1 क्यों, क्योंकि इस वाले सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम ये है और सेकंड मीडियम ये है, और इमेज कहां बन रही है, यहां बन रही है. सो ये V1 आएगा माइनस μ1 अपॉन U. साइन नहीं रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, साइन नहीं रखेंगे. μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, अब यहां पे गड़बड़ है, यहां पे R नहीं बोल सकते, यहां पे 2 R बोलने पड़ेंगे. इस वाले सरफेस को हम बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलेंगे R1 विदाउट यूजिंग साइन, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. दोबारा समझो. नाउ सेम रे इज फॉलिंग ऑन दिस सरफेस. जब हम सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे, देखते हैं दोबारा. सेकंड रिफ्रैक्शन, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम लगे से समझेंगे. एक काम और करते हैं, एक और रे दिखाता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा. एक रे हम नीचे शो कर सकते हैं ऐसे, और फिर ये रे कुछ ऐसे होगी, जो इमेज कहीं थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, ऐसे, मतलब इट मस्ट, ये अभी थोड़ा सा और ऊपर है, ये एग्जैक्टली I1 की तरफ कॉन्सेंट्रेट होता हुआ दिखना चाहिए. तो ये ऐसे कुछ होगा. यस, 2 रेज दिखा दी मैंने, और इसका जब दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो वो यहाँ इमेज बनाएगा. थोड़ा सिमेट्री लग रहा है हमें. तो अब हम एक काम करते हैं, दोबारा यहाँ दिखाते हैं. देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन कौन सा था, रे यहाँ से आ रही और रे यहाँ पे होगी. सेकंड रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, इस वाले सरफेस पे. तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन, तो ये होगा वो सरफेस लेंस का. ये केवल सेकंड दिखा रहा हूं मैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इस पर रे कैसे गिर रही है, इस पर रे गिर रही है ऐसे.
यहाँ से डाउन साइड से भी ऐसे गिर रही है, ए ऐसे। कहाँ मिलते हो फील हो रही है? यहाँ पे। कौन सा पॉइंट था ये? I1, और डिस्टेंस कितना था? V1। उसके बाद रे कहाँ चले गई? यहाँ, और फिर यहाँ, यहाँ बनी इमेज, और इसका डिस्टेंस क्या होगा? V। ध्यान से समझना, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, यहां पे होगा P2, P2 I1 इज इक्वल टू V1। एक बात ध्यान दो, हम लोगों ने पहले V1 किसको बोला था? पहले V1 बोला था P1 I1 को, और अब हम P2 I1 को भी V1 बोल रहे हैं, क्योंकि हम जिन लेंसेज के साथ डील करने जा रहे हैं वो थिन लेंसेज हैं। मतलब जो फॉर्मूले हमारे एप्लीकेबल हैं वो थिक लेंसेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब दिस इज P2। First refraction was calculated from P1 and second refraction is being calculated from P2, but distance from P1 to I1 or P2 to I1 is taken same because we consider this as the negligible thing. नेग्लिजिबल कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने कभी देखे हो, उनकी थिकनेस कितनी होती है? बहुत कम होती है। अगर स्पेक्स का ग्लास भी देखें, उसकी थिकनेस भी डिस्टेंसेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम इस थिकनेस को क्या मान के चलते हैं? बहुत कम। सो जो डिस्टेंस यहां से होगी वही हम यहां से मान के चलते हैं। इसीलिए देखो हम लोगों ने क्या लिखा, P2 I1 को हमने V1 लिख दिया। परफेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? और ध्यान से देखो, ये रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल होगा? ये वर्चुअल होगा, क्योंकि अगर ये ना होता तो रे यहाँ मीट कर दी, और बाद में जब ये रिफ्रैक्ट हुआ तो यहाँ मीट कर रही है। सो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इमेज डिस्टेंस इज व्हाट? P2I, दैट इज V। अच्छा, फर्स्ट मीडियम किसको बोल रहे हैं हम लोग? फर्स्ट मीडियम इज μ2। ध्यान से देखो, क्यों μ2? क्योंकि रे कहां से जा रही है? रे यहां से शुरू हो रही है, और ये कौन सा वाला मीडियम है? ये फर्स्ट मीडियम है, और रे जा कर रही है फाइनली यहाँ पे। तो सेकेंड मीडियम इज μ1। उल्टा हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा कुछ और, लिखूंगा कुछ और। ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा फॉर्मूला लगाते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होगा μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। इक्वेशन नंबर 2। मैं ऐसा उल्टा क्यों बोल रहा था? क्योंकि जो जब हम लोग μ1 बोलते हैं तो हम कौन से वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं? जिस मीडियम में हम हैं, और ऑलरेडी हम किस मीडियम में? हम 2 में हैं। इसका मतलब μ2 इज μ1 इन दिस केस एंड μ1 इज μ2। उल्टा हो गया, हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया। नाउ वी हैव, दोनों को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे μ2 अपॉन V1 आ रहा है प्लस में, यहाँ पे μ2 अपॉन V1 आ रहा है माइनस में। सो व्हाट वी डू इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? μ1 अपॉन V मिलेगा यहाँ से, और वहां से मिलेगा μ1 अपॉन U। सो वी हैव दिस μ1 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। एक बार आप चेक करो, यहाँ पे μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 है, और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 है। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। इसको कुछ हम ऐसे कह सकते हैं, μ2 माइनस μ1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ से μ1 को कॉमन ले लेते हैं हम, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और यहाँ से आ जाता है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. It's a relation. Also, when U equal to infinite, V equal to F, हम जानते हैं ना, हमें अच्छे से मालूम है कि अगर किसी लेंस में, अच्छा अभी जो ये फॉर्मूला बना है ना, इस फॉर्मूले में इंटरमीडिएट चीजें गायब हो गई हैं। इंटरमीडिएट का मतलब इंटरमीडिएट वाज V1, वो इसमें नहीं है। देखो इसमें क्या बचा? इसमें बचा इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड बिल्कुल फाइनल वाला इमेज डिस्टेंस। इसीलिए लेंस मेकर फॉर्मूला है, क्योंकि ये डबल रिफ्रैक्शन को गायब कर चुका है। इसमें डबल रिफ्रैक्शन जब हो रहा था तो हमारे पास ये वाला पॉइंट भी आ रहा था, बट इस वाले फॉर्मूले में पॉइंट नहीं है, हमारे पास केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जब U इनफाइनाइट होता है तो VF होता है। ऐसा हम पढ़ चुके हैं, नहीं तो मैं फिर दिखा देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारे पास लेंस है, रे पैरेलल फॉल हो रही है, इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग एवरेज दिखाते हैं, एवरेज बीच में से दिखाते हैं, ऐसे ये ऐसे जा रही है। इस डिस्टेंस को हम क्या जानते हैं?
मिरर में भी सेम बात कहते हैं, फोकस की डेफिनेशन सेम है, लेंस में भी सेम है। इसका मतलब अगर u इनफाइनाइट होगा तो v क्या बनेगा, फोकस बनेगा। हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे f, यहाँ पे लिखेंगे u, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, 1/f माइनस 1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू μ2 μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से आ गया 1/f इज इक्वल टू μ2 μ1 माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2. This is the formula for focal length of lens. इस फॉर्मूले से हम लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। It is lens makers formula. ये लेंस मेकर फॉर्मूला है और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है प्रॉपर से। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक पॉइंट नंबर 1, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा तो क्या करेगा, मान लो ये कुछ है, पता नहीं हमें क्या है, कुछ है समथिंग, लेकिन ये कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग क्या करता है, रेज ऐसे आती हैं और फाइनली क्या कर देता है, फाइनली ऐसे कर देगा। पक्की बात है, क्यों कन्वर्ज कर रहा है। अगर ऐसा करेगा तो इसका जो फोकस होगा या फोकल लेंथ होगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसका फोकस राइट में होगा। तो राइट में होने का मतलब लाइट रेज जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, फोकस कहां बन रहा है, फोकस उसी तरफ बन रहा है। तो फोकस राइट में होगा, और राइट में होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये डाइवर्जिंग होगा, अगर डाइवर्जिंग होगा, मान लो ये लेंस है कोई, हमें नहीं पता इसका शेप कैसा है, कुछ नहीं पता, बस हमें इतना पता अगर ये डाइवर्जिंग होगा तो कुछ ऐसा होगा कि रे ऐसे फॉल होंगी और रे ऐसे हो जाएंगे। और अगर ऐसे होंगी तो फोकस आगे नहीं बनेगा, फोकस आगे नहीं बनेगा, बट फोकस कहां बनेगा, पीछे, क्योंकि अगर हम इन रेस को पीछे को ट्रेस करेंगे तो कहीं यहां से आती फील होगी। तो ऐसे वाले केस में फोकस की वैल्यू या फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये बात हमें हमेशा याद रखना है। अगर कन्वर्जिंग लेंस होगा तो ये चीज पॉजिटिव आएगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा तो ये चीज पॉजिटिव आएगा, और डाइवर्जिंग लेंस होगा तो ये चीज नेगेटिव आएगा। अब हम फॉर्मूले से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल फॉर्म में कराता हूं। सपोज करो एग्जाम्पल, हमारे पास ये लेंस है, ये ऐसे लेंस है, और यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे म्यू है, सपोज करो 1.5। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं 10, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं 20। और आपको निकालना है कि इसका फोकल लेंथ कितना आता है। रे जहां से आती है, जिस सरफेस पे गिरती है उसको बोलते हैं 1, और जिससे पास करती है उसको बोलते हैं 2। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखो, जब हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिराइव करा था तो साइन रखा था, फिर हमने जब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला से लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाया तो साइन नहीं रखा, लेकिन अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइन रखना पड़ेगा। तभी तो एक बार हमने प्लस को माइनस कर दिया तो दोबारा फिर से करेंगे, तभी तो वो ओरिजिनल वैल्यू में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रॉपर साइन रखेंगे। ये फर्स्ट सरफेस, इसका सेंटर कहां पे होगा, इसका सेंटर होगा राइट में, यहां कहीं इधर है ना, ये इधर होगा। C1 आएगा इधर, ऐसे बोल सकते हैं हम। और रेज आ रही है किधर, राइट डायरेक्शन में। इसका सेंटर कहां पे है, राइट डायरेक्शन में। तो R1 क्या होगा, R1 होगा +10, +10। R2 उसका उल्टा है, कितना आएगा, माइनस। μ1 कितना, एयर बोला है तो कितना आएगा 1, और μ2 किसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेटा। और μ2 कितने के बराबर आएगा, वो आएगा 1.5 के बराबर। नाउ व्हाट डू वी डू, अब हम रखते हैं फॉर्मूले में वैल्यू, दैट इज μ2/v, सॉरी नहीं, that is 1/f equal to μ2/μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Now this is equal to 1.5/1 minus 1. 1/10 minus 1/-20. This becomes 0.5 multiplied by 20, ऊपर आएगा 3, ये आएगा 3/, ये गलती कैसे हो गई तुम लोगों से, 3/40, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो बेटा, ये फॉर्मूले माइनस है, R1 आएगा प्लस में, R2 आएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/20 आएगा, तो ये 3/20 आएगा।
और यहाँ पे आएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 3/40 एंड दैट बिकम्स, उल्टा करेंगे तो f आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। और यहाँ गड़बड़ हो गया, तुम लोगों ने इसको सेपरेट कर दिया ऐड करने की जगह, आपको गलतियां समझ में आ रही होंगी। एक बच्चा बोलता है सर एक बात बताओ, मेरे सामने क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मेरे सामने क्वेश्चन आया, there is a convex lens of radius of curvature 10 centimeter and 20 centimeter respectively having refractive index 1.5 placed in air, find focal length। एक बच्चा क्या करेगा, लेंस को ऐसे रख देगा, एक दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, सर मैं तो लेंस को ऐसे रख दिया था, ऐसे रख दिया था, ऐसे मतलब बोला सर इसको मैंने बोल दिया था 20 और इसको बोल दिया था 10, पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर ऐसा करोगे तो रे ऐसे फॉलो हो रही है, अगर ऐसा होगा तो ये फिर 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो बच्चा बोलेगा क्या सर इस केस में आंसर सेम आएगा फोकल लेंथ का कि डिफरेंट? मैंने कहा चेक करके देखते हैं। रे फॉल हो रही है फर्स्ट वाले पे, ऑब्वियस ही बात है बेटा, इसका सेंटर कहां पे होगा, राइट में होगा, उसके हिसाब से R1 को बोलेंगे हम +20, R1 को क्या बोलेंगे हम +20, R2 को क्या बोलेंगे हम -10, यस नो, R1 है +20, R2 है -10, μ1 है 1, μ2 है 1.5। दोबारा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 -1 1/R1 -1/R2 and that equal to 0.5 into 3/20, that is 3/40, that is f equal to 40/3। हम पूरी रे ऑप्टिक्स को न्यूमेरिकल कर करके समझते रहे। एक एग्जांपल करते हैं, a convex lens having radius of curvature R1 equal to R2 equal to 20 centimeter placed in water made of air। ये कैसा लेंस है? ये लेंस है, अगर हम पानी में एयर बबल को क्रिएट करें और वो पानी सब तरफ से थोड़ा कंप्रेस हो जाए तो एग्जैक्टली वो स्फेरिकल नहीं होता, वो ऐसा शेप ले लेता है, फ्लैट डिस्क के जैसा शेप होता है बबल, अगर पानी के डेप्थ में देखे तो, और वो लेंस के शेप का हम मान लेते हैं कि वो लेंस के शेप का होगा। तो अ कन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 20 प्लेस्ड इन वाटर मेड ऑफ एयर, मतलब ये लेंस किसका बना हुआ, हवा का बना हुआ, पानी के अंदर एयर बबल, ये है। कोई बोलेगा फाइंड फोकल लेंथ, जल्दी करो। इधर देखो, मैं तुमसे कह रहा था यार ये कन्वेक्स लेंस है और ये इसमें रखा हुआ है पानी में, परफेक्ट है। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यहाँ का भी 4/3 और यहाँ का कितना आएगा 1 आएगा। इस वाले को फर्स्ट सरफेस बोलेंगे, रेडियस होगा +20, प्लस समझ में आता होगा, और ये माइनस में आएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ पे होगा, उल्टे साइड होगा, है ना, इसका सेंटर होगा लेफ्ट में, तो नेगेटिव में आएगा, इसका सेंटर होगा राइट में, तो ये प्लस में आएगा। सो ये R1 प्लस हो गया, R2 माइनस हो गया। हमने अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला, बस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, μ2 1 है और μ1 कितना है 4/3। सो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, μ2 अपॉन μ1 -1 1/R1 -1/R2, वहां से वैल्यू आ जाती है -1/40, दैट इज f इक्वल टू -40। माइनस होने का क्या मतलब हुआ कि फोकस इधर नहीं होगा, कहां पे होगा, पीछे साइड होगा। तो ऐसा करते हैं, ये चीज कब पॉसिबल है, जब ये रेयरर है, ये रेयरर है और ये कैसा है, डेंसर है। और दूसरा वाला केस कब पॉसिबल है, जब ये डेंसर है और डेंसर है और ये कैसा है, रेयरर है। क्लियर है? तो कन्वेक्स लेंस ही कनकेव के जैसा बिहेव करने लगता है अगर हम उसके मीडियम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो। ये मैं आपको समझा रहा था, बाकी नोट तो मैंने आपको बोल के लिखाया है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अब हम ये वाला पंगा नहीं करेंगे, वो बीच में रेयरर हो गया इसकी बात नहीं करेंगे, अब हम हमेशा इस वाले केस की बात करेंगे और इस वाले केस के हिसाब से लेंसेज को कंपेयर करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम अब ऐसे वाले लेंस की बात करते हैं और ये मान के चलते हैं कि रेयरर है, ये रेयरर है और ये डेंसर है। अगर ऐसे वाले केस में फोकस पॉजिटिव आ गया
तो ये कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा, नहीं तो ये डाइवर्जिंग जैसा बिहेव करेगा। तो हम सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं कि इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी। तो ऐसा करते हैं, यहां से रे आएगी, मान लो अगर यहां से रे आएगी तो ये फर्स्ट मीडियम होगा और ये सेकंड होगा। एक और बात, जो फर्स्ट मीडियम में जो रेडियस होगा उसको हम R1 बोलेंगे, वो प्लस R आएगा। ये हटा देता हूं, नहीं तो फिर आपको रेडियस जैसा लगेगा। फर्स्ट मीडियम का रेडियस होगा प्लस R। प्लस क्यों होगा? क्योंकि इसका सेंटर राइट साइड में आएगा, ठीक है। और सेकंड मीडियम का जो R2 है वो कितना होगा? वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। डन। इसको हम μ1 बोलेंगे, इसको भी μ1 बोलेंगे और इसको हम μ2 बोलेंगे। परफेक्ट है। तो अगर हम ऐसे वाले केस में फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसे, 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 की जगह 1/r -1/इनफाइनाइट। क्या वैल्यू आ गया? μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू r इज 1/f। इनवर्स करेंगे तो f निकल आएगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले केस में अगर ये डेंसर है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये हमेशा कैसा आएगा? ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। कोई बच्चा उल्टा प्लेस कर दे, कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं चाहता हूं इसको ऐसे रख दो, तो मैं आपको समझा तो चुका हूं यार, कैसे भी रखोगे आंसर पॉजिटिव ही आना है। चेक करके आप खुद देखो। अगर इस वाले केस में पॉजिटिव आ रहा है तो इस वाले केस में पॉजिटिव ही आएगा। यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू एंड चेक, आपको समझ आ जाएगा कि सेम आएगा। कैसे? अब ये फर्स्ट सरफेस होगा और ये सेकंड होगा, तो बेटा R1 आएगा इनफाइनाइट और R2 कितना आएगा? -r। माइनस क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑपोजिट साइड है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/f इक्वल टू μ2/μ1 -1 और यहां लिखेंगे 1/इनफाइनाइट -1/-r। माइनस माइनस करेंगे तो दोबारा से प्लस आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगी जैसा वहां पे आ रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब इस केस में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, तो ये भी कन्वर्जिंग टाइप लेंस है। कोई आपसे बोले हमारे पास इस तरह का लेंस है, इस तरह का लेंस है, इस तरह के लेंस में खास बात है, इस तरह की लेंस में खास ये बात है कि अगर हम इसको पूरा करेंगे ना तो ये ऐसे पूरा होगा, ऐसे। और अगर अंदर वाले लेंस को पूरा करेंगे, हो सकता है आपको दिख रहा हो, ये शायद से कुछ ऐसा आएगा। आई ट्राइड की ज्योमेट्रिकली सही लगे, ऐसा आएगा शायद। देखो इसमें खास बात क्या है कि यहाँ की रेडियस और यहाँ की रेडियस सेम है, यहाँ की रेडियस और यहाँ की रेडियस सेम है, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ की रेडियस कम और यहाँ की रेडियस ज्यादा है। अगर दोनों की रेडियस सेम होती, मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ऐसा लेंस है जिसमें मान लो एक ऐसा लेंस है जिसमें यहाँ की रेडियस और यहाँ की रेडियस एग्जैक्ट सेम है, मतलब इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है, तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। चेक करो कैसे आएगी, जब रेस के ऊपर फॉल करेगी ना, तो अगर R1 पॉजिटिव होगा तो R2 भी पॉजिटिव होगा, R1 नेगेटिव होगा तो R2 भी नेगेटिव होगा, दोनों एक ही साइन के होंगे। और दोनों एक साइन के होंगे तो जब हम 1/f लिखेंगे ना तो यहाँ पे आएगा μ2/μ1 -1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 1/r -1/r। क्या मिलेगा? 0। तो f कितना आएगा? इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब है? f इनफाइनाइट होने का क्या मतलब हुआ? f इनफाइनाइट होने का मतलब हुआ पैरेलल रे आएगी और पैरेलल जाएगी, तभी तो f इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा? ये होगा नॉन कन्वर्जिंग एंड नॉन डाइवर्जिंग। ना तो ये कन्वर्ज कर रहा है ना ही डाइवर्ज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताता हूं आपको। ये कन्वेक्स टाइप सरफेस है, बहुत ध्यान से समझना, मैं इसको समझाने के लिए आपको थ्योरेटिकल लॉजिक समझा रहा हूं। ये कन्वर्जिंग टाइप होगा क्योंकि कन्वेक्स है, देखो, और ये डाइवर्जिंग टाइप होगा क्योंकि ये कनकेव है। अभी कनकेव मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन अभी आपको समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। कन्वर्जिंग में इतनी देर से समझा रहा हूं। कन्वेक्स टाइप कन्वर्जिंग होता है और कनकेव टाइप डाइवर्जिंग होता है। बेटा दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसका मतलब ये जितना ज्यादा कन्वर्जिंग होगा
ये उतना ज्यादा डाइवर्जिंग भी होगा। इसलिए ना ये कन्वर्ज करेगा ना ये डाइवर्ज करेगा, ना ये कन्वर्ज करेगा ना ये डाइवर्ज करेगा। इसलिए ऐसे वाले केस में टोटल फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ रही है और इसकी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पावर 0 है। यहां फर्क है, यहां दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम नहीं है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। एक और बात बताऊं, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज्यादा कम होता है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, विल इट कन्वर्ज और डाइवर्ज? तो आंसर आएगा सर ना ये कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा। कारण इस पे अगर कोई भी रे फॉल होती है ना तो रे ऐसे जाएगी और ये ऐसे चले जाएगी, मालूम है हमें, आपस में पैरेलल जाएगी। यहां शिफ्ट हो रहा है लेकिन ना तो कन्वर्ज हो रहा है ना डाइवर्ज हो रहा है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होने के लिए हमें कर्व देना पड़ेगा। तो अगर हम कर्व प्रोवाइड करेंगे, ऐसा प्रोवाइड कर देंगे कर्व, तो अब या तो ये कन्वर्ज करेगा या ये डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर हम प्लेन रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नहीं होगा। ध्यान से सुनो बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो अब मैं एक लॉजिक समझाता हूं आपको। जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना कम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा। उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, प्लेन सरफेस का इनफाइनाइट होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है तो इसमें कन्वर्जिंग पावर 0 है, डाइवर्जिंग पावर भी 0 है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास सरफेसेस हैं, एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है, कौन से वाले सरफेस में ज्यादा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर है? तो तुम बोलोगे सर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा ये उतना ज्यादा पावरफुल होगा, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वो उतना कम पावरफुल होगा। कुछ आपको बातें मेरी थ्योरी से समझ में आ जाएंगी, जो नहीं समझ आएंगी न्यूमेरिकल से आप अपने आप फॉर्मूले के साथ अपने आप समझ जाओगे। मैं इसे समझाने के लिए आपसे इतनी ज्यादा बातें कर रहा था कि, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, यहाँ पे डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है ये R1 है और ये R2 है। R1 छोटा है R2 से, और मैंने आपसे क्या बोला, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा ये उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये कम इफेक्टिव है। बट ये ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये कम इफेक्टिव है। बट जो ज्यादा इफेक्टिव हो वो कन्वर्जिंग है क्योंकि कन्वेक्स है। द सरफेस विच इज मोर इफेक्टिव इज कन्वेक्स and surface which is less effective is concave. So it does more convergence and less divergence. It does more convergence and less divergence. इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा इसमें, कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस? तो पता चलेगा ओवरऑल इसमें कन्वर्जेंस होगा क्योंकि कन्वर्ट ज्यादा करेगा, डाइवर्ज कम करेगा। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई हैं, ओवर अ पीरियड आपको सारी बातें अपने आप दिमाग में चली जाएंगी। मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा था कि शायद आप कर्वेचर से समझ सकें। रे ऑप्टिक्स में सारा का सारा फंडामेंटल इन कर्वेचर से है, ये समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है हमें। एक काम करते हैं, हम इस पर मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं तो क्लियर हो जाएगा हमें कि अब हम अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स। ये लेंस है हमारे पास लाइक दिस, ये ऐसे कुछ है, और सपोज करते हैं ये μ1 is 1, μ1 is 1 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ऐसा मान लेते हैं। दिस म्यू इक्वल टू 2। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस है कम होगा, हमें दिख रहा है साफ साफ। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 मान लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम 20 मान लेते हैं। परफेक्ट। और कोई आपसे कहता है फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड एफ। R1 आएगा +10 और R2 आएगा +20। μ1 is 1, μ2 is 2। अप्लाई फॉर्मूला 1/f इक्वल टू μ2 upon μ1 minus 1, 1/R1 minus 1/R2। That is 1 into 1/20, f equal to 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? कभी के दिन मैं आपसे पूछता कि ये इसका नाम देखना, अभी डाउट कहां पे आता है। मैं जब इसको बोलता हूं कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक काम करना है, हमने इसको अलग रखना है, इसको अलग रखो। कनकेवो, इसको एक साथ पढ़ना है, कन्वेक्स लेंस। एक्चुअली ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, लेकिन इसका एक सरफेस
कनकेव है, सो कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ऑन दी अदर हैंड मैं एक और लेंस बनाता हूं अभी अभी, और वो लेंस होगा कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना। वो होगा इस तरह से बनाऊंगा मैं, इस तरह से, और ऐसे कर दूंगा ऐसे, और मैं कहूंगा इसकी फोकल लेंथ बताओ। ये पता, ये देख रहे हो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ये देखो ये और ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसका नाम है बेटा, को जस्टिफाई करेगा अलग अलग नाम क्यों है? इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, मतलब इसका एक सरफेस कनकेव है लेकिन ये लेंस कौन सा है? कन्वेक्स है। इसका एक सरफेस कन्वेक्स है लेकिन लेंस कौन सा है? कनकेव है। बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ध्यान से देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती थी, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, ये जो बाहर वाला बना है ना, पीछे वाला सरफेस, ये बहुत बड़ा है। इवन मैंने जगह भी नहीं छोड़ी, इतना बड़ा सरफेस बन रहा है ये। इट विल बी लाइक दिस, देखो गोल गोल दिख रहा है। और अगर मैं इसको पूरा करूं, शायद ठीक बना ज्योमेट्री, देखो फर्क पड़ गया। देखो उसमें राइट वाला, उसमें उल्टा था, उसमें ये वाला छोटा रेडियस था और ये वाला बड़ा रेडियस था। आई होप क्लियर है। देखो जिसको, जो राइट वाला था उसकी बड़ी रेडियस थी, लेफ्ट वाले की छोटी रेडियस थी। यहाँ पे उल्टा है, लेफ्ट वाले की बड़ी रेडियस है, इसकी छोटी रेडियस है। अब देखो इसमें दो सरफेसेस हैं, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है। कन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा बड़ा है, और ज्यादा बड़ा रेडियस का मतलब कम इफेक्टिव होना। ज्यादा बड़ा रेडियस का मतलब है कम इफेक्टिव होना, तो ये कम इफेक्टिव होगा। ये छोटा रेडियस है, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जो ज्यादा इफेक्टिव है वो कैसा है? वो कनकेव है। और जो कम इफेक्टिव है वो कन्वेक्स है। तो नेट कैसा बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा एज दी कनकेव लेंस। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंशन क्लास में एक कंसेप्ट पूरा कर लो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन को कोई देगा कि भाई μ1 इक्वल टू 1 है, सेम लेते हैं हम, यहाँ भी 1 है और यहाँ पे μ2 है, और इसको हम 2 ले लेते हैं। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा, तो इसका 10 होगा। उल्टा हो गया ना, इसका 10 होगा। कोई बोलेगा फाइंड फोकल लेंथ। किसी ने ऐसे पूछा कि भाई फोकल लेंथ बताओ, तुम बोलोगे सर आसान है, 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 into 1 upon r1, 1 upon r1. Which one is r1? This is r1. 1 upon 20 minus 1 upon r2, that is 1 upon 10. दोनों पॉजिटिव होंगे, ध्यान से देखो। वैल्यू आएगी 1 multiplied by minus 1 upon 20. So this f comes out minus 20. फोकल लेंथ कैसे आ रही है? नेगेटिव आ रही है, इसलिए इसका नाम कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, जबकि इसका नाम कनकेवो कन्वेक्स लेंस है। देखने में लगभग सेम लगते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ज्योमेट्री सर समझ में नहीं आ रही, किसको क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। यहाँ पे शायद हमने दो बातें देखी हैं, एक हमने फॉर्मूले के हिसाब से देखा, दूसरा हम लोगों ने लॉजिक के हिसाब से देखा कि ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर कम इफेक्टिव, कम रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा इफेक्टिव।